ये भिखारियों के लिए होली नहीं है। इधर मत जाना, इसके पास कूड़ा उठाता है। हाँ, रंग खराब हो जाएगा। कौन बुलाया? जाना यहाँ से, पहले अपनी हालत देख ले। रे रंगों की मस्ती छाई, ढोल बजे। होली से 2 दिन पहले की बात है। गांव के बाहर कूड़े के बड़े से ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का अपनी बोरी लेकर खड़ा था। उसका नाम सूर्या था, लेकिन गांव में लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। सब उसे बस कबाड़ी लड़का कहते थे। पर सूर्या के लिए वो जगह सिर्फ कूड़े का ढेर नहीं थी, वही उसकी रोजी थी, वही उसका सहारा था। वह कूड़े में कुछ ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। रेडियो पूरी तरह धूल से भरा हुआ था, उसके तार बाहर लटक रहे थे और एक कोना टूटा हुआ था। सूर्या ने उसे उठाया और ध्यान से उलट पलट कर देखने लगा। उसे लगा शायद इसके अंदर की मशीन अभी भी ठीक हो। तभी पास से 2 लड़के साइकिल पर गुजरे। सूर्या के हाथ में वह टूटा हुआ रेडियो देखकर वे हंस पड़े। पहला लड़का बोला, अरे अरे, इसे क्यों उठा रहा है? बेचोगे तो कबाड़ी 2 रुपए भी नहीं देगा इसके। ये तो कबाड़ का भी कबाड़ है, तेरे किसी काम का नहीं। सूर्या ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रेडियो को ध्यान से देखा और अपनी बोरी में बाकी कबाड़ से अलग सुरक्षित रख लिया। कुछ देर बाद वो घर पहुंचा। झोपड़ी के अंदर उसकी मां चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। धुएं और थकान से उनका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। सूर्या घर आते ही अपने काम में लग गया। उसने वो पुराना रेडियो खोला, जंग लगे स्क्रू ढीले किए और अंदर उलझे तारों को सीधा करने लगा। सालों तक कूड़े में पड़े रहने की वजह से रेडियो के अंदर धूल ही धूल भर गई थी। सूर्या ने फूंक मारकर सर्किट बोर्ड की सारी धूल साफ कर दी। मां ने उसे देखा और बोली, यह सब कूड़ा कचरा घर में क्यों कर रहा है बेटा? इतनी टूटी और पुरानी चीज भला कैसे चलेगी? पहले रोटी खा ले। सूर्या मुस्कुराया और बोला, शायद चल जाए मां, कोशिश करने में क्या जाता है। मुझे लगता है इसके अंदर की मशीन अभी भी ठीक है। सूर्या ने कहीं से ढूंढ कर लाई हुई एक पुरानी बैटरी तारों से जोड़ दी। कुछ सेकंड तक झोपड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक रेडियो के स्पीकर से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। सूर्या ने जल्दी से बटन घुमाया और कुछ ही पल बाद उस टूटे हुए रेडियो से धीमी आवाज में गाना बजने लगा। मां हैरान होकर बोली, अरे ये तो सच में बजने लगा। तुझे यह सब तारों और मशीनों का काम आखिर कहां से आता है रे? सूर्या धीरे से बोला, टूटी चीजें समझ में आ जाती है मां, बस ध्यान से देखना पड़ता है कि कहां से तार टूटा है। बस ये लोग समझ में नहीं आते। मां चुप हो गई। उन्हें पता था ये बात यूं ही नहीं निकली। गांव में लोग अक्सर सूर्या को कम समझते थे, लेकिन सूर्या चुपचाप मेहनत करके अपना और अपनी मां का घर चला रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में होली की सुबह आ गई। गली गली में बच्चे दौड़ रहे थे, रंगों की बाल्टियां भरी थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। इस बार गांव के सरपंच जी ने खास इंतजाम किया था। एक पिकअप गाड़ी पर बड़ा सा डीजे सिस्टम लगाया गया था, जो पूरे गांव में घूम घूम कर होली मनाने वाला था। उसी शोर शराबे से थोड़ा दूर कंधे पर बोरी टांगे सूर्या खड़ा था। वे रंग खेलते बच्चों को चुपचाप देख रहा था। वे रंग खेलते बच्चों को चुपचाप देख रहा था। वे रंग खेलते बच्चों को चुपचाप देख रहा। उसके मन में बस इतना था, आज तो त्योहार है, शायद आज कोई कुछ न कहे। यह सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे लोगों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तभी एक युवक चिल्लाया, अरे ओ सूर्या, दूर ही रहना। तेरे कपड़ों पर रंग लग गया तो धोएगा कैसे? पहले अपनी हालत देख ले। होली खेलने चला आया, भिखारियों की तरह सूर्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस डीजे और लोगों को देखने आया था। मैं तो बस डीजे और लोगों को देखने आया था। तभी एक औरत अपने बच्चे से बोली, इधर मत जाना इसके पास बेटा, कूड़ा उठाता है ये, हमारा रंग खराब हो जाएगा। अरे इसे कौन बुलाया? जा यहां से। सूर्या की मुट्ठी थोड़ी कस गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वह बहस नहीं करना चाहता था। गांव के किसी भी बड़े आदमी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, देखने के लिए ही ठीक है तू यहां पर, रंग खेलने के लिए हैसियत और पैसे चाहिए। चल जा, अपना काम कर। और सूर्या चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। रंग उसके कपड़ों पर नहीं लगा था, लेकिन लोगों के ताने भरे शब्द उसके दिल पर जरूर लग गए थे। वो चुपचाप सीधे अपने घर की तरफ लौट चला। घर पहुंचा तो उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी। उन्होंने जैसे ही सूर्या का चेहरा देखा, एक मां होने के नाते तुरंत समझ गईं कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। मां नरम और दुखी आवाज में, क्या हुआ बेटा? तू आज त्योहार के दिन उनके साथ रंग क्यों नहीं खेल रहा? सूर्या भरे हुए गले से, मां, क्या गरीब लोगों के लिए होली का त्योहार नहीं होता? उन्हें मेरे कपड़ों से सिर्फ बदबू आती है। मां, यह सुनकर मां के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। दुनिया की कड़वी सच्चाई ने एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। मां, त्योहार सबके लिए होते हैं बेटा, फर्क बस इतना है कि हम उसे चुपचाप मनाते हैं। दुनिया जल्दी पहचान नहीं देती, लेकिन अगर तेरे अंदर हुनर है तो एक दिन वही लोग तुझे बुलाएंगे। उधर चौपाल के पास डीजे पूरी आवाज में बज रहा था।
पिकअप पर लगे बड़े स्पीकर से गाने गूंज रहे थे और लोग रंग उड़ाते हुए नाच रहे थे। नाचते हुए बच्चों के हाथों में पानी की पिचकारियां थीं। तभी जोश में कुछ युवकों ने बाल्टियां भरकर सीधे गाड़ी के स्पीकर की तरफ भी रंग और पानी फेंक दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि डीजे के नीचे बिछी मेन तारें और मशीन का बोर्ड उस फेंके गए पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। सरपंच जी, पास खड़े आदमी से, देखिए शर्मा जी, इस बार की होली पूरे जिले में याद रखी जाएगी। ऐसा इंतजाम पहले किसी ने नहीं किया होगा। डीजे वाला लड़का मिक्सर के पास खड़ा गाना बदल रहा था। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने समझा कि शायद गाना बदला जा रहा है। तभी अचानक स्पीकर से अजीब सी खड़खड़ाहट और फटने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद एक तेज चिंगारी निकली और डीजे अचानक बंद हो गया। म्यूजिक बंद होते ही नाचती हुई भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। स्पीकर के पीछे से हल्का धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। ऑपरेटर घबराकर, अरे पीछे हटो, पानी अंदर चला गया है, मशीन में कोई भी तार मत छूना। एक आदमी चिल्लाते हुए, सब पीछे हट जाओ, बच्चों को भी दूर ले जाओ, गीले तार में करंट आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सरपंच जी गुस्से में, अरे ये क्या तमाशा है, डीजे को क्या हुआ, अचानक बंद कैसे हो गया, मैंने इतने पैसे क्या मशीन फुकवाने के लिए दिए थे। ऑपरेटर डरते हुए, शॉर्ट सर्किट हो गया है सरपंच जी, मशीन पूरी तरह बंद हो गई है, अगर अंदर का बोर्ड जल गया है तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म समझिए। भीड़ में बेचैनी फैल गई। तो आज का कार्यक्रम यहीं खत्म समझिए। भीड़ में बेचैनी फैल गई। जो लोग अभी झूम कर नाच रहे थे अब मायूस होकर एक दूसरे से पूछने लगे, अब क्या होगा, सारा मजा खराब हो गया था। कुछ लोगों ने घबराकर मोबाइल निकाले और पास के बाजार में किसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को फोन करने लगे। शर्मा मैकेनिक फोन पर दूसरी तरफ से, अरे भैया, आज त्योहार का दिन है, मैंने भांग पी रखी है, आज कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई आने को तैयार नहीं है। सरपंच जी खींचते हुए, अरे किसी को तो इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव और आस पड़ोस के लोग हम पर हंसेंगे। साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है। सूर्या थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने धुएं की हल्की गंध महसूस की। उसकी तेज नजर सीधे उन गीली तारों पर गई जो सुबह से पानी में भीग रही थी। उसने दूर से ही समझ लिया कि दिक्कत कहां से हुई है। उसके दिमाग में वही पुराना रेडियो घूम गया जिसे उसने 2 दिन पहले ठीक किया था। सुबह जिन लोगों ने उसे भगा दिया था, अब वही लोग परेशान खड़े थे। सुबह की बातें उसे रोक रही थी। सुबह की बातें उसे रोक रही थी, लेकिन उसने हिम्मत की। उसकी चाल में थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई डर या हिचक नहीं थी। वो सीधे पिकअप गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सूर्या सीधे पिकअप गाड़ी के पास जाकर रुका। उसकी आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी। कुछ लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया कि यह वही कबाड़ी लड़का है। एक युवक ताना मारते हुए, अरे ओ सूर्या, तू फिर आ गया यहां, सुबह जो भगाया था उससे तेरी बेइज्जती कम हुई थी क्या? बेशर्म की तरफ फिर से आ गया। एक आदमी हंसकर, अरे क्यों डांट रहे हो बेचार को, शायद ये कबाड़ी लड़का आज हमारा डीजे ठीक करने आया है। क्यों सूर्या, सही कहा ना? सूर्या शांत स्वर में, सरपंच जी, मुझे पता है आप परेशान हैं, अगर आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार इस मशीन को देख सकता हूं। सूर्या की यह बात सुनते ही पूरी भीड़ में तेज हंसी गूंज उठी। जो लोग अभी तक मशीन खराब होने से मायूस थे वे अब सूर्या का मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी चिढ़ते हुए, अरे चल चल, ये लाखों की मशीन है, कोई तेरे कूड़े का कबाड़ नहीं है जो तू बोरी में डालकर उठा ले जाएगा, भाग यहां से। सरपंच जी घूरते हुए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या लड़के, तू यहां क्या करने आया है? ये कोई बच्चों का खिलौना लग रहा है तुझे जो तू इसे छुएगा? सूर्या, मैंने इससे पहले भी कुछ खराब मशीनें ठीक की है सरपंच जी, अगर पानी जाने से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो शायद मैं इसे दोबारा चालू कर सकूं। सरपंच जी तीखे स्वर में, सुबह ही तुझे रंग खेलने से रोककर भगाया गया था, अब तू यहां पंचायत के बीच अपनी होशियारी दिखाने आया है? सूर्या मजबूत आवाज में, मुझे सुबह रंग खेलने से रोका गया था सरपंच जी, मशीन ठीक करने से नहीं, और वैसे भी अभी तो ये सिर्फ एक डिब्बा ही है क्योंकि ये काम तो कर नहीं रही। सूर्या का ऐसा बेबाक जवाब सुनकर भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये शांत रहने वाला लड़का सरपंच से इस तरह बात करेगा। सरपंच जी, ये लाखों की मशीन है, खिलौना नहीं, अगर तेरे हाथ लगाने से ये और ज्यादा खराब हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तेरा बाप भरेगा पैसे। सूर्या, अगर मैं इसे ठीक न कर पाया सरपंच जी, बस एक बार देखने में क्या हर्ज है? सरपंच जी झुंझलाते हुए, ठीक है जा, यहीं सबके सामने खड़े खड़े देख ले, लेकिन कान खोलकर सुन ले, एक भी गलती हुई तो मैं तुझे तुरंत यहां से धक्के मारकर हटवा। सूर्या ने बिना कोई मुस्कान दिए बस सिर हिला दिया। उसे पता था कि अब उसे सिर्फ अपने हुनर से जवाब देना है। वो पिकअप गाड़ी पर चढ़ गया। जो लोग अभी तक उस पर हंस रहे थे
वे अब बिल्कुल शांत होकर उसे देखने लगे कि ये लड़का आखिर करेगा क्या। सूर्या, ऑपरेटर से मशीन को छूने से पहले बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दीजिए और जनरेटर की तार बाहर निकाल दीजिए। डीजे वाला लड़का, क्यों भाई, मशीन तो वैसे ही बंद पड़ी है, तार निकालने की क्या जरूरत है, तो अपना काम करना चुपचाप। सूर्या, मशीन बंद है लेकिन सर्किट में पानी गया है, गीले बोर्ड में कैपेसिटर के अंदर करंट रह जाता है, बिना तार निकाले हाथ लगाना खतरे का काम है, जान भी जा सकती है। कुछ लोग अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। सूर्या की बात सुनकर उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़का सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, उसे सच में मशीनों की समझ है। डीजे वाले लड़के ने बिना कोई और बहस किए तुरंत मुख्य स्विच से तार खींच लिया। अब मशीन पूरी तरह सुरक्षित थी। सूर्या ने धीरे धीरे मशीन का पिछला हिस्सा अपनी तरफ घुमाया। अंदर और बाहर दोनों जगह हल्की नमी और पानी की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। सूर्या, अंदर पानी चला गया है, मुझे मशीन के अंदर का बोर्ड पहुंचने के लिए एक बिल्कुल सूखा सूती कपड़ा चाहिए, जल्दी कीजिए। सरपंच जी का इंतजार अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पास खड़े एक आदमी के गले से झटके से उसका सूखा गमछा खींच लिया। सरपंच जी, बेचैनी से, ये ले कपड़ा और जल्दी कर, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। सूर्या ने उस पुराने गमछे को मोड़ा और बहुत ही सावधानी से एम्पलीफायर के अंदर के हिस्से को पोंछने लगा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस पूरा ध्यान मशीन पर था। वह तारों के गुच्छे को अपनी उंगलियों से अलग अलग करके देख रहा था। उसे उस चिंगारी और धुएं के असली कारण को खोजना था जिसने मशीन को रोक दिया था। नीचे खड़े सरपंच जी हाथ बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा इंतजार दिखाई दे रहा था। त्योहार के दिन उनका सारा रोब और इंतजाम अब इस कबाड़ी लड़के के हाथों में था। कुछ मिनट बीत गए। चौपाल में जहां कुछ देर पहले डीजे का शोर और लोगों के ठहाके गूंज रहे थे, वहां अब अजीब सी खामोशी छा गई थी। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। तभी सूर्या की पैनी नजर उस छोटे से हिस्से पर पड़ी जहां से असली खराबी शुरू हुई थी। फ्यूज के अंदर का तार पूरी तरह जलकर काला पड़ चुका था। दरअसल उसी ने पूरी मशीन को जलने से बचाया था। डीजे ऑपरेटर, निराश होकर, ये लो, मेन फ्यूज ही उड़ गया है। अब नया फ्यूज तो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा, सब दुकानें बंद है। मैंने कहा था ना, आज कुछ नहीं हो सकता। सूर्या ने उसकी घबराहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि जब पार्ट्स नहीं मिलते तब कबाड़ और हुनर मिलकर नया रास्ता बना लेते हैं। उसने नीचे पड़ा बिजली के तार का एक बेकार टुकड़ा उठाया। पेचकस की मदद से उसने उस तार को छीला और उसके अंदर से तांबे का एक बहुत ही बारीक हिस्सा निकाल लिया। यह काम किसी बड़े इंजीनियर का नहीं, बल्कि एक कबाड़ी लड़के के तजुर्बे का नतीजा था। उसने उस पतले तांबे के तार को जले हुए फ्यूज के दोनों सिरों पर कसकर लपेट दिया। यह एक सीधा बाईपास था। फिर उसने उस जुगाड़ वाले फ्यूज को वापस मशीन के सर्किट में उसकी जगह पर कसकर फिट कर दिया। अंत में उसने मशीन का भारी लोहे का ढक्कन वापस उसके ऊपर रख दिया। उसका काम पूरा हो चुका था। सूर्या ऑपरेटर से, मशीन पूरी तरह सूख चुकी है, मैंने बाईपास कर दिया है, अब जनरेटर से मेन केबल वापस लगा दीजिए। डीजे वाले लड़के के हाथ अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि कहीं मशीन फट न जाए। उसने बहुत झिझकते हुए मुख्य प्लग वापस लगा दिया। सबकी सांसें थम गई थी। सरपंच जी से लेकर पीछे खड़े बच्चों तक सबकी नजरें बस डीजे मशीन की लाल नीली बत्तियों का इंतजार कर रही थी। सूर्या धीमी लेकिन मजबूत आवाज में, वॉल्यूम का स्लाइडर बिल्कुल 0 कर दीजिए और अब स्विच ऑन करके देखिए। डीजे वाले ने डरते हुए धीरे से बटन दबाया। पहले तो सिर्फ एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं बदला। लेकिन फिर अचानक मशीन के पैनल पर लगी सारी बत्तियां एक साथ चमक उठी, पंखा घूमने लगा। डीजे वाला लड़का खुशी से चौंक पड़ा। उसने बिना देर किए तुरंत मशीन का वॉल्यूम बढ़ा दिया और फिर स्पीकर से अचानक इतनी तेज बेस गूंज उठी कि चौपाल में जैसे बिजली दौड़ गई। मशीन ने फिर से सांस ले ली थी। भीड़ से एक साथ आवाज उठी, चल गया, चल गया। कुछ सेकंड पहले जो लोग निराश खड़े थे, अब वही लोग खुशी से चिल्ला उठे। सरपंच जी अनायास आगे बढ़कर मशीन की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरा आश्चर्य था। उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। सूर्या चुपचाप नीचे उतर आया। जैसे ही स्पीकर से दोबारा गाना गूंजा, चौपाल का माहौल पल भर में फिर से जीवंत हो गया। बच्चों ने फिर से रंग की पिचकारियां उठा ली। ढोल की ताल दोबारा शुरू हो गई और हवा में रंग फिर से उड़ने लगे। डीजे वाला लड़का मशीन की तरफ देखकर हैरान था। फिर उसने सूर्या की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। उसने सम्मान से हाथ जोड़ लिए। तभी एक बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, अरे भाई, सच में इस कबाड़ी लड़के ने तो कमाल कर दिया। ये तो कोई असली उस्ताद मैकेनिक निकला। सुबह सूर्या को कबाड़ी कहकर भगाने वाला वही युवक अब चुप खड़ा था। उसे अपने शब्दों और घमंड पर बहुत शर्मा रही थी। सरपंच जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने एक पल के लिए चलती हुई मशीन को देखा
और फिर सूर्या के पास जाकर नरम आवाज में पूछा, सरपंच जी, आश्चर्य और सम्मान के साथ, तूने ये सब तारों और मशीनों का काम कहां से सीखा बेटे? ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। सूर्या, कबाड़ में बहुत कुछ कीमती मिल जाता है। सरपंच जी, बस ध्यान से देखो तो मशीन खुद बता देती है कि उसमें क्या दिक्कत है। ये लोग नहीं बताते। भीड़ में हल्की सी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो मजाक की नहीं थी, बल्कि उसके हुनर की तारीफ थी। डीजे की आवाज और तेज हो गई और रंग फिर से हवा में उड़ने लगे। तभी अचानक किसी ने सूर्या के साफ कपड़ों पर एक मुट्ठी भरकर रंग डाल दिया। वो थोड़ा चौंका, लेकिन इस बार किसी ने उसे डांटा नहीं रोका। एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए, भैया अब तो मशीन ठीक हो गई ना, अब भी हमारे साथ होली खेलो ना। उस छोटे बच्चे के मासूम प्यार को देखकर सूर्या पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसके मन के सारे घाव जैसे भर गए थे। सरपंच जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और डीजे की आवाज थोड़ी कम करवा दी। पूरी चौपाल पर अब सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी, सरपंच जी, आज की होली का असली रंग इस अकेले लड़के ने बचाया है। अगर ये नहीं होता तो आज हमारा कार्यक्रम यहीं खत्म हो जाता और हमारी बहुत बेइज्जती होती। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर पछतावे के साथ कहा, सरपंच जी, सुबह जो हुआ वह बिल्कुल ठीक नहीं था। हम अक्सर इंसान को उसके कपड़ों से तौल लेते हैं, लेकिन आज से यह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला लड़का नहीं, हमारे गांव का सबसे हुनरमंद बेटा है। सरपंच जी की बात पूरी होते ही पूरी चौपाल में जोरदार तालियां बजने लगीं। लोग आगे बढ़कर सूर्या को गले लगाने लगे और उसे रंग लगाने लगे। वही युवक शर्मिंदगी से, भाई मुझे माफ कर दे, सुबह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सूर्या मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं भाई, बुरा ना मानो, होली है। सरपंच जी माइक पर, और मेरी तरफ से इस लड़के के शानदार काम और हिम्मत के लिए पंचायत इसे 11,000 रुपए का नकद इनाम देती है। भीड़ में एक साथ हलचल मच गई। सूर्या कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसने भीड़ के पार दूर खड़ी अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उनका बेटा आज सच में हीरो बन चुका था। सूर्या, मुझे इतने पैसों की आदत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि अगली होली पर गांव का कोई भी बच्चा ये ना सुने कि उसके लिए त्योहार नहीं है। उसी समय किसी युवक ने मोबाइल से सूर्या का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। शाम तक पूरा गांव बदल चुका था। बच्चे उसके साथ नाच रहे थे। सुबह की हंसी अब पूरी तरह सम्मान में बदल चुकी थी। सूर्या रात को घर लौटा। झोपड़ी वही थी, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मां ने पूछा, अब क्या करेगा इन पैसों का? सूर्या मुस्कुराते हुए, पहले इस झोपड़ी की छत ठीक करेंगे मां, फिर पंचायत घर के बाहर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलेंगे। और हाँ, वह थोड़ा रुका और मुस्कुराकर बोला, सूर्या, अगली होली पर पूरे गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छे वाले रंग मैं खरीद कर लाऊंगा। मां मुस्कुरा दी। उस रात गांव में उड़ते हुए रंग तो सूख गए, डीजे भी बंद हो गया और लोग अपने घर लौट गए। लेकिन एक बात हमेशा के लिए सबके दिल में रह गई। जिस कबाड़ी लड़के के पास होली खेलने के लिए रंग नहीं थे, उसी ने उस दिन पूरे गांव की इज्जत को रंग दिया था।